नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी 5वीं क्लास शिक्षा में प्रकृतिवाद। इससे पहले आप सभी ने शिक्षा में आदर्शवाद के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई त्रुटि नजर आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, शिक्षा में प्रकृतिवाद। इससे पहले आप सभी ने आदर्शवाद अच्छे से पढ़ लिया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। आज देखेंगे प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म जो होता है हिंदी शब्द का रूपांतरण है, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, नेचुरल और इज्म। क्लियर? नेचुरल का क्या अर्थ होता है? प्रकृति से संबंधित, और इज्म का क्या अर्थ होता है? सिद्धांत, प्रणालीवाद। जो प्रकृति से संबंधित सिद्धांत होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? इसकी कुछ परिभाषाएं जो वैज्ञानिकों ने दी हैं उन पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यही एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली परिभाषा क्या है? जेम्स वाट जी के अनुसार प्रकृतिवाद का सिद्धांत जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। क्लियर? जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। कुछ समझ में आया? इन्होंने बताया प्रकृतिवाद का वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। क्लियर? याद हो जाएगी, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे। परिभाषाएं जो होती हैं एक सेम वैसे ही लिखनी होती है, थोड़ा सा इधर उधर होता है, बाकी आपको वैसे ही याद करनी पड़ती है। नेक्स्ट परिभाषा क्या है? ब्राइस जी के अनुसार, ब्राइस जी ने क्या बताया? प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। इन्होंने क्या बताया? प्रकृतिवाद एक प्रणाली है, जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक जी ने क्या बताया? राव बर्टन पेरी जी के अनुसार प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है, वरन विज्ञान संबंधी सुदृढ़ कथन है। विशेष रूप से यह दृढ़ अभिमत है कि वैज्ञानिक ज्ञान की अंतिम है तथा उसके बाद विज्ञानेतर या दार्शनिक ज्ञान के लिए स्थान नहीं रहता। जो वैज्ञानिक ज्ञान है वही अंतिम है, उसके बाद विज्ञानेतर या दार्शनिक ज्ञान के लिए कोई भी स्थान नहीं रहता है। देखिए, जो परिभाषाएं होती थोड़ा सा टफ होती, आपको सिर्फ मैंने पहले ही बताया है 1 या 2 परिभाषाएं आपको याद करनी। हर चैप्टर से जो भी डिफिनेशन, जो भी परिभाषाएं हैं उसका वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग 1 या 2 परिभाषाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए। बाकी आपको मैं समझाने के लिए कहता हूँ, हो सकता है बहुविकल्पी में पूछ लिया जाए तो आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आप लगा सकते हैं कि हाँ इनके अकॉर्डिंग ये परिभाषाएं दी गई है। क्लियर? इसीलिए मैं लगभग परिभाषाएं बताने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषाएं आपके माइंड में डालना है। आपको 1 या 2 जो आपको इजी लगे वो आप याद करिए। क्लियर? ये नहीं कि आप मैंने जितनी डिफिनेशन लिखवाई सब आप रट कर बैठ जाओ, आगे कुछ पढ़ो ही ना। समझ में आए? तो वीडियो को लाइक करना, ठीक, शेयर करना। थॉमस और लैंग के अनुसार इन्होंने क्या बताया? प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। क्लियर? इन्होंने क्या बताया कि प्रकृतिवाद जो है आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है, वह ट्रस्ट करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। क्लियर? फिर नेक्स्ट वैज्ञानिक की ओर बढ़ते हैं। हॉकिंग जी के अनुसार इन्होंने क्या बताया? प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविक मानता है, अर्थात यह परा प्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। इन्होंने क्या बताया?
कि प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविक मानता है, अर्थात यह परा प्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। यह थोड़ी आपके लिए इजी होगी, तो आपको 2 या 3 डिफिनेशन याद कर लेनी। 2 से 3 डिफिनेशन से ज़्यादा आपको नहीं याद करनी है कि आप सारी डिफिनेशन ही रट कर बैठ जाओ। क्लियर। और कई सारे वैज्ञानिक थे, रस्क जी थे, पैरी जी थे। पैरी जी का मैंने बताया अभी जस्ट। रस्क जी ने क्या बताया था कि प्रकृतिवादी इच्छा अथवा अनिच्छा से, ध्यान से सुनिएगा, रस्क जी ने क्या बताया था, प्रकृतिवादी इच्छा, रस्क मैं नाम लिखे दे रहा हूं, रस्क जी ने बताया था कि प्रकृतिवादी इच्छा अथवा अनिच्छा से उन व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई स्थिति है जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप नोट कर सकते हैं। रस्क जी के अकॉर्डिंग प्रकृतिवादी इच्छा अथवा अनिच्छा से उन व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई स्थिति है जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। क्लियर। ये भी थोड़ी इजी है, तो आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। तो मैंने जितनी भी डिफिनेशन बताई इनको आप अपने माइंड में रखिए, कहीं भी कोई भी बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर बार बार वही नहीं पूछता। वह बहुविकल्पी प्रश्न में अगर ये डिफिनेशन दे दी तो आपको बताना होगा कि हाँ ये किसके अकॉर्डिंग है, तो इसलिए ध्यान जरूर रखिए। इसीलिए मैं इतनी सारी डिफिनेशन आपको बता देता हूँ। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप सारी रट डालिए। क्लियर। इसलिए 3 से 4 डिफिनेशन, 2 या 3 जितनी भी आपसे हो पाए उतनी आप याद कर लीजिए और सभी को माइंड में जरूर रखिए, क्योंकि आपको अगर ये नज़र कहीं आए तो आपको पता होना चाहिए हॉकिंस जी ने बताया था। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। प्रकृतिवाद और शिक्षा। प्रकृतिवाद और शिक्षण पर टिप्पणी पूछी जाती है कि प्रकृतिवाद और शिक्षण या शिक्षक पर आप टिप्पणी बताइए। तो आपको मैं एकदम थ्योरेटिकल समझा दे रहा हूँ। इसमें से आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना आप लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जितना बताया उतना आप पूरा ही छाप कर आइए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाता है प्रकृतिवाद और शिक्षक की भूमिका बताइए, स्पष्ट करिए भूमिका, दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से आपको मैं अच्छे समझा दूंगा, आप लिख सकते हैं आसानी से। तो शिक्षक का महत्व कम होना, इन्होंने बताया कि शिक्षक का जो महत्व है प्रकृतिवाद में बहुत ही कम होता है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि प्रकृतिवादी बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़कर स्व अनुभव से कुछ सीखने पर बल देते हैं। जो प्रकृतिवाद होता है उसमें बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है और वह अपने अनुभव से कुछ सीखता है। इसमें शिक्षक को स्थान कम देते हैं और वे प्रकृति को ही अच्छा शिक्षक मानते हैं। कुछ समझ में आए? अगर आप ये याद रखेंगे कि शिक्षक का महत्व इसमें कम होता है, बस आप आसानी से इसके अंदर लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, वो अपने अनुभव से सीखने पर बल देता है। इसमें शिक्षक को कम स्थान प्राप्त है। प्रकृति को ही एक अच्छा शिक्षक माना गया है। क्लियर। अब अगर आपको याद आ रहा है रॉस जी ने क्या कहा था, तो रॉस जी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। रॉस जी ने एक न्याय संगत प्रतीत होता है, उनका कथन जो है बहुत ही न्याय संगत प्रतीत होता है। उन्होंने बताया यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। रॉस जी ने जो बताया था आप क्लियर सुन लीजिएगा, आपको मैं गारंटी लेता हूं याद हो जाएगा। इन्होंने बताया यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे। जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी में जो सिंगर होते हैं वो पर्दे के पीछे गाते हैं। सेम वैसे ही आगे जो नायक होता है वो ऊँट अपनी चला रहा होता है केवल, बस सेम वैसे ही कंडीशन है। इन्होंने बताया जो शिक्षक का स्थान होता है वह पर्दे के पीछे है। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है, न कि उसकी सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्ति को देने वाला या उसके चरित्र का निर्माण करने वाला। क्लियर। इन्होंने क्या बताया कि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है, सिर्फ बालक के विकास का निरीक्षण करेगा, न कि उसकी सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्ति को देने वाला या उसके चरित्र का निर्माण करने वाला। क्लियर। बालक इन बातों को स्वयं ही कर लेगा। उसकी शिक्षा उसकी सूचियों, प्रेरणाओं का स्वतंत्र विकास है, न कि उसके लिए शिक्षक का किया गया कृत्रिम विकास। बालक ही स्वयं कर लेगा, उसकी शिक्षा और जितनी भी रुचियां हैं, प्रेरणाएं हैं, वह स्वयं कर लेगा, उसका विकास स्वयं होगा, न कि शिक्षक का किया गया कृत्रिम है। शिक्षक के द्वारा उसकी रुचियां और उसकी प्रेरणाओं का विकास नहीं होगा।
जब तक वह खुद नहीं चाहेगा। क्लियर। अगर आपको नहीं आता रहा रॉस जी के अकॉर्डिंग तो कोई ज़रूरत नहीं रॉस जी के अकॉर्डिंग लिखने की, मैंने इतना सारा मैटर दे दिया है कि आप आसानी से लिख सकते हैं। अर्थात प्रकृतिवादी शिक्षक से यह चाहते हैं कि बालक के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करे, वह बालक के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करे। क्लियर। तो आप क्या लिख सकते हैं कि इसमें शिक्षक का महत्व तो नहीं दिया गया ज़्यादा, इसमें प्रकृति को एक अच्छा शिक्षक माना गया है। पहली हेडिंग के बारे में बता रहा हूँ, इसमें प्रकृति को ही अच्छा शिक्षक माना गया है। बालक को स्वतंत्र रूप से अपने अनुभव से सीखने पर ज़्यादा बल दिया गया है। बस इतना आप लिख देंगे, आगे दूसरी हेडिंग डाल देंगे। क्लियर। शिक्षक मित्र व सहायक के रूप में, शिक्षक मित्र एवं सहायक के रूप में बताया गया। कुछ प्रकृतिवादी समयानुकूल शिक्षक को सहायक या मित्र के रूप में स्थान देते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो कुछ प्रकृतिवादी थे उन्होंने समय के अकॉर्डिंग समय अनुकूल शिक्षक को क्या माना है, मित्र और सहायक के रूप में उनका मार्गदर्शन लेते हैं। वे शिक्षक द्वारा कुछ नियम या सिद्धांत लादने के विपक्ष में नहीं है, लादने के विपक्ष में है, वे शिक्षक को एक अवलोकन करता ही मानते हैं। क्लियर। आप आसानी से लिख सकते हैं कि शिक्षक को मित्र और सहायक के रूप में माना गया है। फिर तीसरी हेडिंग क्या कहती है कि प्राकृतिक पर्यावरण के निर्माण के रूप में शिक्षक का महत्व। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके निर्माण में शिक्षक का क्या महत्व होता है, उन्होंने बताया। जो प्राकृतिक पर्यावरण है, देखते हैं प्रकृतिवादी दर्शन के अकॉर्डिंग शिक्षक का कार्य ऐसा प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण का निर्माण करना है तथा बालक को स्वयं अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान अर्जन करने का अवसर प्राप्त। ऐसा शिक्षक को माहौल तैयार करना है कि बालक जो है वह खुद अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान का अर्जन करे। पहली लाइन में मैंने बताया था, सेम वही यहाँ पर आपको दोहरानी है कि बालक को ऐसा वातावरण शिक्षक द्वारा तैयार किया जाना है कि बालक स्वयं के अनुभव के अनुसार स्व अनुभव के आधार पर ज्ञान अर्जन करने का अवसर प्राप्त हो। क्लियर। शिक्षक बराबर का व्यवहार करते हुए कुछ पाने के स्थान पर बालक को दे तो बालक के लिए श्रेष्ठ वातावरण बनेगा। शिक्षक बराबर का, अपने बराबर का व्यवहार करे, कुछ पाने के स्थान पर बालक को दे तो बालक के लिए श्रेष्ठ वातावरण बनेगा। आप आसानी से लिख सकते हैं कि बालक को ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल, ऐसा पर्यावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना चाहिए कि बालक स्वयं के अनुभव के द्वारा ज्ञान अर्जन करे। बस इतना आपको लिखना है, बाकी आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, 2 नंबर में बहुत ज़्यादा इतना। क्लियर। समझ में आया आप सभी को? तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। जितने भी आपके साथ सहपाठी हैं उनको जरूर शेयर कर देना, क्योंकि जितना मैटर मैं देता हूँ वो सारा इम्पोर्टेंट होता है। उतना ही मैटर मैं देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। आप पिछली क्लास या पिछले फर्स्ट सेमेस्टर उठाकर देख लीजिए, उससे बाहर अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बता देना। उतना ही जितना, बस देखिए मेहनत एक होता है स्मार्ट स्टडी, तो हमें स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि इतनी मोटी मोटी बुकें याद करनी। जो मैटर पूछा जा रहा है एग्जाम में उसी पर फोकस करना है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत। तो मुख्य सिद्धांत 1 नंबर में पूछा जाता है। 1 नंबर में आपको 2 या 3 पॉइंट लिखने होते हैं। क्लियर। पहली बात ये होती है कि आता हमें सब कुछ लेकिन लिखने का ढंग नहीं पता। अब मुख्य सिद्धांत अगर प्रकृतिवाद के पूछा गया है तो मैंने 5 या 6 या 10 बताएं तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा लिख कर आ जाते हैं, नंबर एक ही मिलेगा। आपने 10 पॉइंट लिखिए या 2 पॉइंट लिखिए, बात वही। इसलिए अकॉर्डिंग टू नंबर देखिए 1 नंबर का है, 2 नंबर का। 1 नंबर का है तो 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा है, अगर 2 नंबर का है तो 5 से 6 पॉइंट, बस इससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। इसलिए उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन हल करने। क्लियर। समझ में आए? तो प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो आपको 5 पॉइंट याद करने, चाहे वो 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए। क्लियर। इजी है। सिद्धांत में जितना मैंने ऊपर अभी तक बताया है उसी में से आप निकाल कर लिख सकते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर। केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है। प्रकृतिवाद पर आप फोकस करिए थोड़ा सा। समस्त ज्ञान का आधार जन्मजात प्रवृत्तियों एवं इंद्रियों से है। संसार एक बड़ी मशीन है। वास्तविकता की व्याख्या प्राकृतिक विद्वानों द्वारा होती है। 1-2 आप रट लीजिए, आसानी से रट जाएंगे, 10 शायद हमने लिखवाई है। ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है।
इस पर आपको प्रकृति पर फोकस करना, उसी के अकॉर्डिंग इसके सिद्धांत लिखने। देखिए सब इंद्रियों का अनुभव का ज्ञान है। अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम सभी घटनाओं को भली भांति स्पष्ट करते हैं। मनुष्य के सांसारिक जीवन की भौतिक दशाएं विज्ञान की खोजों और मशीनों के आविष्कारों द्वारा बदल दी गई हैं। जो सांसारिक जीवन की भौतिक दशाएं हैं वो विज्ञान की खोजें और मशीन के आविष्कारों से चेंज हो गई। क्लियर। कोई वस्तु पूर्ण रूप से अच्छी या बुरी नहीं है, बहुत ही इजी पॉइंट है। विकास की प्रक्रिया में मस्तिष्क से एक घटना है या उच्च कोट के जीवों में अधिक विकसित नाड़ी मंडल का समूह है। जो विकास होता है उसमें जो मस्तिष्क है जो बहुत ही उच्च कोट में ज़्यादा विकसित होता है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। ये तो एकदम इजी पॉइंट है कि जो प्रकृति के बारे में आपको सोच कर लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना, कि प्रकृति जो वस्तु है प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृति ही सारा कुछ होता है। क्लियर। आप लिख सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति को एक अच्छा शिक्षक रूप में माना गया है। इसमें कोई वस्तु पूर्ण रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती है। विज्ञान ही ज्ञान होता है। संसार एक बड़ी मशीन है। विज्ञान ही जो केवल ज्ञान देता है, इन्होंने बताया। जितना भी ज्ञान का आधार है सारी जन्मजात प्रवृत्तियाँ व इंद्रियाँ हैं। वास्तविकता की व्याख्या प्राकृतिक विद्वानों द्वारा होती है। जो प्राकृतिक विद्वान है उनके द्वारा होती है। क्लियर। तो हमें उम्मीद है आपको 5 से 6 पॉइंट आसानी से याद हो गए होंगे। क्लियर। फिर बात आती है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का डिस्कस मैंने कराया है। अलग से कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं ऐड किया है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। नहीं आएंगे तो आप हमसे मिलिएगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपसे बात करूँगा। क्लियर। आप नहीं विश्वास है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर उठा कर देख लीजिए, कहीं भी कोई क्वेश्चन बाहर से आया हो तो बताइए मुझे। क्लियर। इसलिए आप इन सभी पर फोकस करिए। मैटर आपका बड़ा होगा लेकिन मैं समझा दूंगा अच्छे से। देखिए जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, पूरा तो याद नहीं रहेगा, कुछ % याद रहेगा तो वो आप वही लिख कर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, मान लीजिए आपने 5% पढ़ा तो आपको याद कितना रहेगा, 2%। अगर वही आपने 100% पढ़ा तो आपको 50% याद रहेगा। उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, कहीं नहीं जाएगा। तो आप लिख कर अच्छे से आएंगे। क्लियर। तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, मैंने हेडिंग, देखिए हेडिंग वाइज नहीं लिखना है, थोड़ा सा मैटर आपको लिखना है। इसी में समझा दूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर। एक एक हेडिंग थोड़ी थोड़ी समझा दूंगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। वैसे हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। पहली क्या है, व्यक्तिगता का स्वतंत्र विकास। एक हमारे वैज्ञानिक थे, मैं समझा दे रहा हूँ। व्यक्तिगता का स्वतंत्र विकास में मैं बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, कि एक वैज्ञानिक थे, पेस्टोलॉजी नाम सुना होगा, और टीपी नन, रूसो, पेस्टोलॉजी और टीपी नन जी थे। इन्होंने क्या बताया कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह जन्मजात शक्तियों का स्वतंत्र विकास करने में सहायता प्रदान करने से। जो शिक्षा का उद्देश्य होता है, इस हेडिंग के अकॉर्डिंग आप समझेंगे कि जो रूसो, पेस्टोलॉजी और टीपी नन जैसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह जन्मजात शक्तियों का स्वतंत्र विकास करने में सहायता प्रदान करने से। प्रकृतिवादी अभिव्यक्ति को भी शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। इन्होंने कहा, मैं प्रकृतिवादी अभिव्यक्ति को भी शिक्षा का उद्देश्य मानता हूँ। यह व्यक्तित्व के विकास करने में सहायता प्रदान। व्यक्तिकता का मतलब व्यक्तित्व का विकास, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो प्रकृतिवाद से संबंधित आपको याद रखना है कि कई सारे वैज्ञानिक थे, मैंने बताया पेस्टोलॉजी, टीपी नन थे, रूसो थे। इन्होंने क्या बताया, जो शिक्षा का उद्देश्य होता है जन्मजात शक्तियों का स्वतंत्र विकास करने में सहायता प्रदान करने से। प्रकृतिवादी आत्माभिव्यक्ति को शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं और व्यक्तित्व के विकास करने में सहायता प्रदान करता है। प्रकृति जो होती है वह व्यक्तित्व के विकास करने में सहायता प्रदान करता है। आसानी से आप बनाकर लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गांतरीकरण। मूल प्रवृत्तियों का शोधन और मार्गांतरीकरण, ये किसने किसने कहा था, रूसो, टीपी नन है, टीपी जी थे, और पेस्टोलॉजी। क्लियर। अब बात आती है इसकी
क्लियर, वो आप याद रखेंगे। इसमें मैकडूल जी थे, पेन नहीं हमारा चल रहा है, ये मैकडूगल जी थे। इन्होंने बताया जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो सहज प्रवृत्तियां होती हैं। इन्होंने क्या बताया, जो मूल प्रवृत्तियां होती, मूल प्रवृत्तियों की बालक को सहज प्रवृत्तियां बताया। सेम ऐसे मैंने बताया कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं बालक की सहज प्रवृत्तियां होती। और इसी में रॉस जी ने क्या बताया था, रॉस जी ने बताया था कि शिक्षा का उद्देश्य सहज मूल प्रवृत्तियों की ऊर्जाओं का शोधन, सहज आवेगों का मार्गांतरीकरण, सूत्र बंधन और तालमेल करना है। ये हमें पता है, आप सभी को याद नहीं होगा, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, आप कोई ज़रूरत नहीं है आपको डिस्कस करने की, वहाँ पर पूरा लिखने की। 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप 5 पॉइंट लिखिए केवल, बस। 1 नंबर में पूछा जाता है 2 से 3 पॉइंट, मैंने बताया पहले ही, इसलिए आपको समझना सिर्फ है कि इसमें मूल प्रवृत्तियों में मैकडूल जी ने क्या कहा था कि जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो बालक की सहज प्रवृत्तियाँ हैं। राज जी ने क्या बताया कि शिक्षा का उद्देश्य जो है सहज मूल प्रवृत्तियों का ऊर्जाओं का शोधन, सहज आवेगों का मार्गांतरीकरण, सूत्र बंधन और तालमेल करना है। क्लियर, समझ में आ गया हो थोड़ा सा। जीवन को संघर्ष के योग्य बनाना, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए। जीवन को संघर्ष के योग्य बनाना। आप सभी ने डार्विन जी के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा? डार्विन जी के बारे में। डार्विन जी ने क्या बताया था, उन्होंने मानव के विकास को सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था कि अस्तित्व के लिए संघर्ष करना है, मानव को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अस्तित्व को अपने बचाए रखने के लिए संघर्ष करते रहना। और जिस व्यक्ति में योग्यता होगी वही सदैव जीवित रहता है, वही विजयी होता है। प्रकृति जो होती है अक्षम और असमर्थ प्राणियों को नष्ट कर देती है, केवल योग्य प्राणी ही जीवित रह पाते हैं। अतः क्या करना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति में ऐसी योग्यताओं का विकास करना जो अस्तित्व का बनाए रखने के में सहायक सिद्ध हों। ये आप आसानी से ले सकते हैं क्योंकि आप 10th में पढ़ा होगा, जीवन के संघर्ष के योग्य बनना। डार्विन जी ने क्या कहा था, वही व्यक्ति प्रकृति में जीवित रहता है जो योग्यताएं, जिसमें योग्यताएं पाई जाती हैं लड़ने की, अपने अस्तित्व से संघर्ष कर सकता है, उसके अंदर योग्यताएं क्षमताएं पैदा होती हैं, वही व्यक्ति जीवित रहता है। बाकी कोई भी जीवित नहीं रहता है, प्रकृति उसे नष्ट कर देती है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, प्रकृति अक्षम और असमर्थ व्यक्तियों को नष्ट कर देती है, प्राणियों को नष्ट कर देती है, केवल योग्य प्राणी ही जीवित रह पाते हैं। अतः शिक्षा का क्या उद्देश्य इन्होंने बताया, व्यक्ति में ऐसी योग्यताओं का विकास करना है जो अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सहायक सिद्ध हो। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, वातावरण के अनुकूल क्षमता। क्लियर। इसमें क्या लैमार्क जी की बात आती, उसमें डार्विन जी की बात थी, इसमें क्या बात आती है, लैमार्क जी ने क्या बताया था। लैमार्क जी के बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। लैमार्क जी ने बताया था प्राणी का वातावरण के साथ समायोजन बहुत ही जरूरी होता है। विकास सामाजिक भी हो सकता है और आध्यात्मिक भी। वातावरण प्राणी जो होता है उसका स्वामी होता है, जिसका आदेश आपको मानना ही पड़ेगा। अतः वातावरण के साथ अनुकूल शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया है, अनुकूलन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया। उसका जैविक सामाजिक आध्यात्मिक विकास तभी संभव हो सकता है। इन्होंने क्या बताया कि हमें जो है वातावरण के साथ समायोजन करके चलना चाहिए। अगर आप वातावरण से समायोजन करके नहीं चलते हैं तो आप जीवित रहने योग्य नहीं हैं। इन्होंने बताया कि पर्यावरण जो प्राकृतिक है उसका आदेश आपके लिए मानना बाध्य है, इसलिए हमें वातावरण के अनुकूल चलना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करने चाहिए, उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या बात आती है, सुख की सुरक्षा का उद्देश्य। सुख की सुरक्षा का उद्देश्य, इसमें आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि शिक्षा का क्या मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक के सुख को सुरक्षित रखना ताकि भावी जीवन भी सुखमय रह सके। बनाकर लिख सकते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बालक जो होता है उसके सुख को सुरक्षित रखना ताकि जो है भावी जीवन भी सुखमय उसका हो सके। क्लियर। आप आसानी से समझ सकते हैं, ये रूसो, पेस्टोलॉजी, टिपिनन जी ने इसमें बताया था। इसमें बात आती, इसमें किसने कहा था, मैकडूल ने और रॉस जी ने बताया था।
इसमें किसने बताया था? डार्विन जी ने बताया था। ये आप लाइमार जी ने बताया था। क्लियर? आसानी से आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद के गुण। प्रकृतिवाद के गुण में देखेंगे सबसे पहले बालक की स्वतंत्रता। तो आप स्पष्ट हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया हो कि बालक की स्वतंत्रता से मतलब क्या है। आसानी से इसको लिख सकते हैं आप आसानी से कि बालक की स्वतंत्रता से क्या मतलब। अभी जस्ट हमने उस पर बताया, पहले ही बताया कि प्रकृतिवादियों का क्या मत था कि बालक को स्वतंत्र रूप से अपनी रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास करने का अवसर उसे देना चाहिए। वे चाहते हैं कि दंड बालक का दमन करता उन्हें इच्छाओं प्रेरणाओं के व्यर्थ के दमन से बचाना चाहिए। उन्हें योग्यताओं को विकास करने के लिए एकदम स्वतंत्र रूप से उन्हें स्वतंत्र कर देना चाहिए। आप आसानी से लिखते हैं कि प्रकृतिवादियों का मत था कि बालक को स्वतंत्र रूप से वे अपनी रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या आता है? बालक की प्रधानता। आपने आदर्शवाद पढ़ चुके हैं, आप आदर्शवाद समझ में आ गया होगा। आदर्शवाद में शिक्षक सक्रियता था, पाठ्यक्रम रहता था। ये सभी आपने पढ़ा होगा आदर्शवाद में। परंतु प्रकृतिवाद में शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है। समझे? उसमें क्या होता था? उसमें थोड़ा सा आदर्शवाद में शिक्षक सक्रियता पाठ्यक्रम का संबंध रहता था, लेकिन इसमें क्या है? प्रकृतिवाद में शिक्षा जो है बालक केंद्रित होती है। वह सहज भाव से मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करती है। अध्यापक केवल एक दृष्टि रखने वाला ही बना रहता है। इसमें क्या होता है? अध्यापक सिर्फ आप पर दृष्टि रखेगा, बाकी आपकी जो रुचियां होंगी उसमें दखलंदाजी नहीं करेगा बिल्कुल। इसमें बालक की प्रधानता होती है, बाल केंद्रित होता है। आपको बालक की प्रधानता से इस पर समझ में आ जाना चाहिए। इसमें बाल केंद्रित होता है। शिक्षा जो होती है बाल केंद्रित होती है। क्लियर? इसमें बालक जो अध्यापक होता है वह केवल दृष्टि आप पर रखता है, केवल दृष्टि रहता है। बस इतना आपको याद रखना। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। प्राचीन समय में क्या होता था? आदर्शवाद द्वारा ज्ञानार्जन शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बताया गया था, समझा जाता था, और उसी के अनुरूप पुस्तकों को रटना ही एकमात्र उद्देश्य माना गया था। परंतु प्राकृतिकवादियों ने क्या बताया? पुस्तक के स्थान पर स्व अनुक्रियाओं और स्व अनुभव के द्वारा ज्ञान का अर्जन करते हैं। जैसे हमने हर लाइन में ये प्रकृतिवाद के बारे में जितना आपको पता है उस हिसाब से लिख सकते हैं। इसमें पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया। स्व अनुक्रियाएं और जो आप स्वक्रियाएं करते हैं और स्व अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं, वही क्या होता है? प्रकृतिवादी माना गया। क्लियर? मनोवैज्ञानिक तथ्यों का महत्व। मनोवैज्ञानिक तत्वों का महत्व में क्या बताया गया? आदर्शवाद में क्या था? मनोविज्ञान का कोई स्थान नहीं था, लेकिन प्रकृतिवाद में मनोविज्ञान में जॉन लॉक जी ने बताया है, इन्होंने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक मस्तिष्क के साथ उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है एक मन या मस्तिष्क के साथ उत्पन्न होता है, और इस मन में अनेक विशिष्ट प्रवृत्तियां विद्यमान होती हैं, जैसे स्मृति, स्मरण, संकल्प शक्ति और तर्क शक्ति। बहुत ईजी है, मनोवैज्ञानिक तथ्यों में बताया था। उसमें आदर्शवाद में कोई स्थान नहीं था, परंतु इसमें जॉन लॉक जी ने क्या बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है एक मन या मस्तिष्क के साथ उत्पन्न होता है। आपको पता है आप मस्तिष्क के साथ उत्पन्न हुए हैं। इस मन में अनेक विशिष्टियाँ प्रवृत्तियाँ विद्यमान होती हैं। स्मृति होती है, स्मरण शक्ति होती है, संकल्प शक्ति, तर्क शक्ति। क्लियर? फिर नेक्स्ट है प्रकृति का महत्व। प्रकृतिवादियों ने क्या बताया? प्रकृति को बालक का एक अच्छा शिक्षक माना, एक अच्छा टीचर माना है। रूसो ने इसीलिए प्रकृति की ओर लौटो का नारा भी दिया। उन्होंने प्रकृति को निश्चल मानसिक स्थिति बताया जिसमें स्वार्थ की गंध नहीं होती है। क्लियर? इसमें आपको शिक्षक किसे मानना है? प्रकृति को। प्रकृति ही एक प्रकार का शिक्षक होता है। क्लियर? प्रकृतिवादियों में रूसो का कथन था प्रकृति की ओर लौटो, बैक ऑफ नेचर। इन्होंने बताया
कि प्रकृति जो होती है निश्चल मानसिक स्थिति होती है और इसे स्वार्थ की एक भी गंध नहीं आती है। उसे कोई भी स्वार्थ नहीं होता है प्रकृति से। आपको होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। प्रकृति का कोई स्वार्थ आपके प्रति नहीं होता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास का साधन। प्रकृतिवादियों ने क्या बताया? इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है। इसका अर्थ है समस्त ज्ञान इंद्रियों द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है। जो ज्ञान होता है इंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करता है, अतः इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। इन्होंने क्या बताया? जो इंद्रियां होती हैं उसे ज्ञान का द्वार माना है। समस्त ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपके मस्तिष्क में प्रवेश करता है, उसे ही हमें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। क्लियर? हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट कि बालक की स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्र रूप से बालक को छोड़ देना चाहिए, अपने अनुभव अपनी क्रियाओं द्वारा सीख जाता है। प्रधानता क्या होती है? बाल केंद्रित होती है इसमें शिक्षा। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया। मनोवैज्ञानिक तथ्यों का महत्व उसमें बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति होता है वो मस्तिष्क के साथ उत्पन्न होता है, उसी में उसके सारी विचरण विशिष्ट प्रवृत्तियां निहित होती हैं। प्रकृति के महत्व को बताया गया है कि किसने कहा था? रूसो ने कहा था, प्रकृति की ओर लौटो, बैक ऑफ नेचर। क्लियर? शारीरिक और मानसिक विकास में इन्होंने बताया कि ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। क्लियर? फिर आते हैं दोष। अब दोष आपने इसके पहले जो पढ़ा इसी का उल्टा कर दीजिए, गुण। दोष को आप विपरीत कर दीजिए। दोष में क्या बताया गया है कि यह पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है तथा सहज भाव से ज्ञानार्जन हेतु प्रेरित करता है। क्लियर? ये आपको बताने की जरूरत नहीं, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है, जस्ट अभी आपने ऊपर पढ़ा। इसमें आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास असंभव है। प्रकृति सब कुछ है, वह बालक को दंडित करेगा, वह सत्य नहीं है। बिना दंड के सुधार असंभव है। प्रकृति सब कुछ है, ठीक है, बालक को दंडित करेगी यह सत्य बिल्कुल नहीं। प्रकृति कभी आपको दंड नहीं देती, बिना दंड के ही सुधार असंभव है। इसमें अध्यापक का स्थान गौड़ है, बालक सक्रिय रहता है। ये भी आपने देखा, बाल केंद्रित होता है। इसमें शिक्षक के उपदेशों, निर्देशों तथा मार्गदर्शन को कोई स्थान नहीं दिया जाता, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का शोधन किए बिना व्यक्ति को सुसंस्कृत नहीं किया जाता। क्लियर? आप इतना कुछ पढ़ चुके हैं, मैंने इतना समझा दिया, आप दोष और गुण आसानी से लिख सकते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ 2 नंबर में पूछा गया है अगर तो 5 क्वेश्चन, 5 लाइनें, मतलब 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। अगर वही क्वेश्चन 2 नंबर में 1 नंबर में पूछा जाता है तो आपको 1 से 2 या 3 पॉइंट जरूर लिखने हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक करना है, क्या करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना। कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई त्रुटि नहीं समझ में आ रहा, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल से ऐड है, अगर नहीं ऐड है तो आप संपर्क करिए, तुरंत आपको ऐड किया जाएगा। इसके नीचे वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहाँ से जाकर के आप ऐड हो सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।